नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए अत्यधिक सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करते रहिए, जिससे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और बढ़ सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख सुर्खियों के बारे में। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में सरकार द्वारा एक बिल पेश किया गया है, जो कि सामान्य बीमा फर्मों में अपनी हिस्सेदारी को बेचने को लेकर है। इसी को देखते हुए विपक्ष क्या किया है, इसका कड़ा विरोध कर रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने खुलासा किया है कि जो भी हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया संस्करण पैदा हुआ है, अर्थात डेल्टा संस्करण जो पैदा हुआ है, वो उसी तरह फैल रहा है जैसा चिकन पॉक्स तरह फैल रहा है। लेकिन बस इसमें अंतर क्या है कि जो पुराना स्ट्रेन था उससे और इसके फैलने की दर 9 गुना अधिक तेज है, और इसमें टीका लगाए जाने और ना लगाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बराबर फैल रहा है। साथ ही साथ लोकसभा में सरकार ने ये भी बताया है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू की हुई योजनाओं के तहत कृषि योजनाओं के लिए आवंटित कुल खर्च के 30% महिलाओं को कृषि सुधार में मुख्य धारा लाने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसमें अगर सबसे प्रमुख योजना की बात की जाए तो वो है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज इंदिरा नेवी के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक सब्जेक्ट्स के बारे में। यह है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021, जो कि संबंधित है विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से संबंधित उत्पन्न होने वाले मुद्दे। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर में अपना 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखते हैं, तब तक आप उसमें मालिक होते हैं, और इससे अगर हिस्सेदारी कम कर देते हैं तो आप उसके मालिक ना होकर आप उसके एक सदस्य मेंबर होकर रह जाते हैं। तो सरकार ने क्या है, इसी जो 51% की इक्विटी है इसको कम करने का फैसला लिया है, और साथ ही साथ इसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीय अधिनियम 1972 में संशोधित करने का प्रस्ताव भी लिया है। एक अन्य प्रावधान इसमें यह भी सुनिश्चित करता है कि 1972 का अधिनियम बीमा कंपनियों पर उस दिन से ही लागू होना बंद हो जाएगा जिस दिन से केंद्र का उन पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। तो अब जब सरकार अपना 51% हिस्सेदारी बेच देगी तो उसका उस पर क्या होगा, मालिकाना हक कम हो जाएगा, तो नियंत्रण कम हो जाएगा, जो जनरल बीमा कंपनियां हैं उस पर उसका हक कम हो जाएगा। इसके पीछे सरकार ये तर्क दे रही है कि हाल ही के वर्षों में क्या भारत में बीमा क्षेत्र बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है उसकी वर्ल्ड में, वैश्विक बाजार में उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं हो रही है। तो वो क्या चाह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अब प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हों और ये पूरे विश्व स्तर पर भी फैलें। इसके पीछे जो विपक्ष द्वारा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, आलोचना व्यक्त की जा रही है, उसका ये मुद्दा है कि जितनी भी जनरल बीमा कंपनियां हैं अब उनका क्या होगा, निजीकरण होगा, जिससे क्या होगा, सरकार को अभी एक तो निजीकरण होगा, और दूसरा क्या होगा, जो सरकार को अभी तो लाभांश मिल रहा था इनसे, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी 51% थी, वो उसे मिलना अब कम हो जाएगा, उसका रेशियो कम हो जाएगा। अगर अभी देखें पिछले स्टार्टिंग हमारे आज़ादी के बाद से भारत में बीमा क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहले बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसके लिए एलआईसी अधिनियम 1956 पारित किया गया है। इसके अलावा गैर बीमा क्षेत्रों में 1972 में जीआईसी अधिनियम को पारित किया गया है। इन बीमा अधिनियमों को विनियामक करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया, जो कि 1999 में किया गया, जिसका नाम है इरडा, अर्थात भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस बीमा क्षेत्र को निजी और प्राइवेट दोनों कंपनी के लिए खोल दिया गया है, और साथ ही साथ विदेशी निवेश की सीमा में भी वृद्धि की गई है। आइए बात करते हैं चिकन पॉक्स के रूप में संक्रामक डेल्टा संस्करण के बारे में, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। अभी हाल ही में क्या हुआ, डेल्टा संस्करण के साथ संक्रमण जो हो रहा है उसका जो इसकी बायोमार्क से जो वायरस की मात्रा जो पैदा हो रही है, इससे पहले जो अल्फा संस्करण था उससे जो डेल्टा संस्करण है इसमें 10 गुना स्पीड से संस्करण बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं आखिर वायरस वेरिएंट होते क्या है। जब भी वायरस क्या करता है, अपने आप चेंज करता है, इसको साइंस की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं, यानी वेरिएशन जब भी करता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जो आम होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ही वायरस में धीरे धीरे चलता है, जैसे पुराना होता गया तो अपने आप वायरस चेंज करता है। तो चेंज वायरस में क्या होता है, अक्सर वो उसके लिए हानिकारक होता है, वो उसको समाप्त करता है, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो उसके लाइफ को बनाए रखते हैं। तो इसी में क्या हुआ, डेल्टा का जो वेरिएशन हुआ उसका अल्फा से डेल्टा में वेरिएंट हुआ है, तो उसके लिए क्या हुआ, उसने इसकी स्पीड को और बढ़ा दिया, 10 टाइम्स उसको प्रभावशाली बना दिया। और ये प्रसंचरण का मतलब होता क्या है कि वायरस क्या करता है, आसानी से अपने आप को दोबारा दोहराने में सक्षम होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो उन्होंने बोला है कि चिकन पॉक्स के रूप में जो डेल्टा वायरस है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं चिकन पॉक्स आखिर होता क्या है। और इसी संबंधित देखिए मीजल्स, अर्थात छोटी माता और खसरा में क्या
तुलना है वो देखते हैं और क्या इनके रूप होते हैं। तो छोटी मात्रा अर्थात चिकन पॉक्स और मीजल्स अर्थात खसरा, तो दोनों में क्या होता है, बुखार आता है। जहाँ चिकन पॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले सर से स्टार्ट करता है ये, और मीजल्स कहाँ से करता है, माथ से स्टार्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके हल्का हल्का जो सर में दर्द होगा, आपको थकावट आएगी, तो यहाँ पे क्या होता है खसरे में, इसमें क्या होता है, आपके माथे पर और आपकी आंखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, आपकी छाती पे आते हैं, फेस पे आते हैं, उसके बाद आपकी पीठ पे आते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, आपकी पाचन क्षमता को प्रभावित करता है। और जो ये लाल लाल धब्बे होते हैं, जो चकत्ते पड़ जाते हैं, वो आपको क्या करते हैं, बहुत ही बुरी बुरी तरीके से खुजली में परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही साथ अगर खसरे की बात की जाए, तो इस खसरे में क्या होता है, आपकी नाक बहना स्टार्ट हो जाती है, आपको फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो स्पॉट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कैपलिंग स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, ये माउथ के अंदर भी बन जाते हैं। तो अभी मैंने एक बात की उत्परिवर्तन की, इसने क्या किया है, वायरस ने उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कर दिया अपने आप को। तो म्यूटेशन होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। हमारे जितने भी सजीव हैं वो तो या एक कोश की हैं, बहु कोश की हैं, या तो आरएनए से मिलके बने या डीएनए से मिलके बने हैं। तो जो आरएनए होता है वो, उसका नाम होता है राई न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो म्यूटेशन मतलब होता है उनके वंश में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि आपके दादा थे वैसे आप नहीं दिखते हैं, आपके आगे वाली जनरेशन वैसे नहीं दिखेगी, उसमें कुछ भी क्या होते हैं, आपके डीएनए सेम है, बस क्या हुआ उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए। तो ऐसे क्या होता है, जो सरस कोविड 2 है, इसने क्या किया है, इसके वायरस में भी परिवर्तन हुआ है, उसी को बोला जाता है उत्परिवर्तन। यानी क्या होता है, उनके अंदर जो, अगर मान लो आरएनए में एक ऐसा सीक्वेंस आ रहा है, अगर आपके दादा में सीक्वेंस था ए बी सी डी, आपके पापा में ए बी डी सी, आपको आ गया ए डी सी बी, ऐसे तो ये चेंजेस हुए। तो इसी क्या हुआ, जो पेरेंट स्ट्रेन थे उनमें आरएनए में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और नया स्ट्रेन स्ट्रेन बन गया, और उसका बिहेवियर अब नए तरीके का होगा। तो आप अपने दादा से कुछ तो सिमिलर होते हैं, पापा सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आपके अंदर होते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। आइए बात करते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में, जो कि आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। इसमें बात क्या, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत क्या हुई थी, 2011 में हुई थी। और ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक उपघटक है। साथ ही साथ इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये कृषि में महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उनको सुधारे और उन्हें सशक्त बनाए, साथ ही साथ क्या करे, बराबरी के अवसर उपलब्ध कराए। अगर इस योजना में बात की जाए कि कितना खर्चा कौन कर रहा है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो जितने भी राज्य हैं उनको अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये वो दे रही है। जबकि उत्तर पूर्वी जो राज्य है हमारे, सेवन सिस्टर प्लस बने यानी सिक्किम, उनको ये 90% वित्तीय पोषण की सहायता प्रदान करती है। अगर देखें कि कृषि के नारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो ऐसा देखा गया है, ऐसे घर जहाँ पे क्या होती है, महिलाएं प्रधान होती हैं, अर्थात उनमें महिला प्रमुख है और वही वहाँ पे खेती वेती करवा रही है, तो उनको क्या होता है, उनकी संस्थाएं जितनी भी होती है वहाँ तो उनकी पहुँच कम होती है। साथ ही साथ जैसे बीज है, पानी है, उनको ऋण लेना है, सब्सिडी है, उनकी पहुँच वहाँ तक उतनी सक्षम नहीं हो पाती वो। इसके अलावा अगर ये भी देखने को आता है कि हमारे देश में क्या होता है, अगर एक महिला काम करे और एक पुरुष काम करे तो महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है। तो पुरुषों को बराबर हक दिलाने के लिए भी इस योजना की शुरुआत की जा रही है। आइए बात करते हैं, उड़ीसा ने तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की योजना बनाई है। मैंने पहले बता दिया कि आपके अंदर जो आनुवंशिक गुण हैं उनको आप उनका सैंपल लेंगे और रख लेंगे, जिससे पता चल सके कि इस क्षेत्र में इस टाइप के डीएनए पाए जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने जो राज्य में तेंदुए हैं उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की है। इससे क्या होगा, अगर कोई भी शिकारी आप पकड़ेंगे, उनसे आपको अगर तेंदुओं की त्वचा मिल रही है, कोई अन्य अंग जो जब्त किए जा रहे हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो ये ला रहे हैं, इसकी जो तेंदुआ था उसकी उत्पत्ति कहाँ है, वो कहाँ से आप ला रहे हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। मतलब ये नहीं हो पाएगा कि आप विदेश से ला रहे होगी के लिए, पहले तो उसकी किलिंग करना इलीगल है, फिर भी अगर पता चल जाएगा कि हमारे राज्य से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये उड़ीसा ने अच्छा कदम उठाया है। इससे क्या होगा, इससे वन्यजीव अपराध हैं, विशेष रूप से जो तेंदुओं के जो अवैध शिकार हो रहे हैं उनके खिलाफ आपको जो कानूनी लड़ाई लड़ोगे उसमें और मजबूती प्रदान होगी। और आप जब दोषियों को सजा दिलवाएंगे तो दोष अपने आप से अपराधी अपने आप अपराध कम करेंगे। आइए बात करते हैं एक्साइज इंद्र नेवी के बारे में। तो ये 12वां संस्करण अभी इसका अभ्यास किया गया, जो कहाँ किया गया, बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया है। तो आपसे प्रश्न आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि एक्साइज इंद्र नेवी किसके बीच किया जा रहा है। तो अगर इन नाम से देखो तो इंडिया और रशिया, तो इस क्या है, ये भारतीय नौसेना का है ये, इसमें नौसेना पार्टिसिपेट करती है। और उसमें कौन कौन, भारत की नौसेना और रूस की नौसेना, जो भी क्या करती है 2 साल बाद करती है, ऐसा नहीं हर साल नहीं करती, हर 2 साल बाद करती है। और एक बार इंडिया में, एक बार रशिया में, फिर एक बार इंडिया में, एक बार रशिया में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक्साइज इंद्र और नेवी, क्यों नेवी नौसेना संबंधित, एक्साइज इंद्र की रशिया से की जा रही है और हर 2 साल का संस्करण है। इसको 2003 में शुरू किया गया था। और इसमें होता क्या है, दोनों सेनाओं के बीच जो दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध हैं उनके प्रति को ये दर्शाता है। तो आज के जो अपने करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस था, यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये मेरा जो नया प्रयोग है आपको सब अच्छा लगेगा। तो ऐसे इसको देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।